अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन जल्दी से यार चैट पर रिप्लाई करके बता दें, इज माय वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर टू यू गाइस? जल्दी से बता दें सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके ग्रेट। तो देखें, अगर हम चीज़ों को थोड़ा समराइज करें, टिल द लास्ट क्लास हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है, ठीक है? अभी तक क्या क्या टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है? टॉपिक नंबर वन जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके गाइस। टॉपिक नंबर टू जो हमने पढ़ा था, दैट वाज डेप्रीसिएशन। काफी लंबा टॉपिक था, बहुत डिटेल में पढ़ा था। 15 क्लासेस थी टोटल डेप्रीसिएशन की, ठीक है? एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन हम लोग मूव ऑन कर गए थे अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स पर। यस, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। एंड आफ्टर अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट, अभी जो लास्ट क्लास में अपना टॉपिक हमने वाइंड अप करा है, लास्ट पास्ट पेपर सबसे टफ क्वेश्चन जो मैंने इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का करवाया था, ठीक है? तो लास्ट जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, कवर अप किया, दैट वाज इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स एंड पीएफडीडी, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके गाइस, दीज फोर टॉपिक्स वी आर कंप्लीटेड, ठीक है? ये चार टॉपिक्स हम पूरे पूरे 100% कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? अब आज की क्लास में जो मैं टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूं, दैट इज सोल ट्रेडर। और ये जो तीनों टॉपिक्स है ना, ये तीनों टॉपिक्स टेस्ट हो रहे होंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं टेस्ट हो रहे होंगे। और सोल ट्रेडर का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि अभी जो इसके बाद के तीन टॉपिक्स है ना, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया तो वो आगे के तीन टॉपिक्स भी आपके लिए आसान हो जाएंगे। सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर के बाद वी हैव टू डू पार्टनरशिप, आफ्टर पार्टनरशिप वी विल डू मैन्युफैक्चरिंग, एंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वी विल डू कंपनी। ये चारों टॉपिक्स बहुत ही सिमिलर हैं, बहुत ही सिमिलर हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है चारों टॉपिक में, ठीक है? तो दैट्स वाई सोल ट्रेडर के टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है जी? एंड सोल ट्रेडर अच्छे से समझ आने के लिए ये तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए हुए होने चाहिए: डेप्रिसिएशन, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट, इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओके, तो आ जाए, नाउ वी विल मूव ऑन विद द टॉपिक सोल ट्रेडर। आज की क्लास में हमने स्टार्ट करना है सोल ट्रेडर का टॉपिक, ठीक है जी? भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडर? देखिए, सोल मींस सिंगल, ट्रेडर मतलब ट्रेडिंग बिजनेस है। तो जिस बिजनेस का एक सिंगल ओनर हो, जिस बिजनेस का एक इकलौता ओनर हो, एक सिंगल ओनर हो जिस बिजनेस का, उस बिजनेस को कहते हैं सोल ट्रेडर बिजनेस। तो यार, सोल ट्रेडर बिजनेस मींस सिंगल ओनर बिजनेस। ओके, जिस बिजनेस का एक सिंगल ओनर हो उस बिजनेस को सोल ट्रेडर बिजनेस बोलते हैं। अब ये जो सोल ट्रेडर बिजनेस है ना, हमें क्या करना है? हमें इसकी बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनानी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बोल रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं। तो यार, एक सोल ट्रेडर बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें बनाता है, ठीक है? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कितनी रिपोर्ट्स बनाता है? दो। दो चीजें बनाता है, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो पहली चीज बनाता है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है? तो हमें सोल ट्रेडर बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट बनाना आनी चाहिए। एंड दूसरी चीज है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पुराना नाम बैलेंस शीट था, ठीक है? बैलेंस शीट को अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या है जो बनाने को आती है सोल ट्रेडर बिजनेस की? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके गाइस, ठीक है? तो भाई, ये जो सोल ट्रेडर सिंगल ओनर बिजनेस है ना, उसकी हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें दो चीज़ें बनानी होती हैं सोल ट्रेडर की, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेट्स। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। और यार, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको साथ साथ कॉपी कर लेना। आप सबकी नोटबुक्स के अंदर ये फॉर्मेट्स कॉपी हुए हुए होने लाजमी है, मैंडेटरी है, ठीक है?
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फोन कनेक्टेड था तो दैट्स वाई कॉल आईपैड पर आ गई। ओके, तो गौर से सुने, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो आज जरा आपको नीचे लेकर चलते हैं। ये रहा भाई इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सोल ट्रेडर बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट इस तरह बनाई जाती है। आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा पूरा फॉर्मेट, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट का। तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। तो यार देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाने का मेन एम, व्हाट इज द मेन एम टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट? एक बिजनेस क्यों इनकम स्टेटमेंट बनाता है? देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाकर बिजनेस अपने अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो मेन एम टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, पता लगाया जाए कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सिंपल, ठीक है। अब ये बिजनेस इनकम स्टेटमेंट कब बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाता है एक बिजनेस? मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ईयर एंड पर। कब बनाते हैं भाई? ईयर एंड पर। ईयर एंड पर बनाई जाती है, साल के आखिर में। साल खत्म हुआ तो इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाकर चेक करते हैं कि यार ड्यू इस ईयर के अंदर, ये जो ईयर एंड हुआ है, एक साल जो एंड हुआ है, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। भाई कुछ बिजनेसेस हर मंथ के एंड पर भी बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, हर मंथ के एंड पे भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। और कुछ बिजनेसेस तो वीकली भी बनाते हैं भाई, हर वीक बना रहे, हर वीक के एंड पे इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस कब बनाते हैं? ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाकर पता लगाते हैं कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आ जाए, लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, किस तरह इनकम स्टेटमेंट बनती है। देखिए यार, प्रॉफिट या लॉस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आप लोगों को याद होगा, ये इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी बनाना मैं एक बार आपको बेसिक्स में सिखा चुका हूं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे एंड में, ठीक है। लेकिन वो एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी थी। अब आती है एडजस्टमेंट्स के साथ क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो आ जाए, लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट्स अगेन। तो भाई इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, देखिए भाई, इनकम स्टेटमेंट बनाना बड़ा ही सिंपल है, प्रॉफिट या लॉस निकालना बड़ा ही सिंपल है। बिजनेस की जो इनकम्स हैं वो लेनी है, और उसमें से बिजनेस के एक्सपेंसेस को, खर्चों को माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए यार, एक बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेन तरीका जिससे बिजनेस पैसे कमाता है, गुड्स बेचकर। मेरा पेन पेन बेचने का काम है, तो मैं पेन्स बेचकर जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे मैं कमा रहा हूँ, वो मेरी इनकम है बिजनेस की, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम लेते हैं बिजनेस की, दैट इज सेल्स, गुड्स बेचकर जो पैसे आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे चैट पर यार अर्जेंट जवाब चाहिए, हाँ, सबका सबका फौरन फौरन चैट पर जवाब आना चाहिए। गौर से मुझे बताएं, मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, व्हाट इज माई सेल्स? मेरी सेल्स कितनी है भाई, कोई मुझे बता सकता है? मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे तो मेरी सेल्स कितनी है? मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स बेचे, 100,000 के, तो मेरी सेल्स कितनी है? यस, वेरी सिंपल, 1 लाख मेरी सेल्स है, 1 लाख मेरी सेल्स है, ठीक है। अब उसमें से 10,000 के गुड्स कस्टमर ने मुझे रिटर्न कर दिए। बेचे हुए गुड्स रिटर्न आ जाए तो बेटा उसको सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो 10,000 का सेल्स रिटर्न हो गया, ऐसा ही है। तो अब मेरी सेल्स कितनी है? यस युसरा, अब मेरी सेल्स 90,000 है। तो ये सेल्स का फाइनल आंसर आपने कैसे निकाला? सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ग्रेट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सब। तो बेटा हमने, अब देखिए इनकम स्टेटमेंट बनती है दो कॉलम्स में, ये कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2। द फर्स्ट कॉलम इज वर्किंग कॉलम, जितनी भी फॉर्मूलाज लगाने, प्लस माइनस चीजें करनी है, फॉर्मूलाज लगाने हैं, वो आप लोग फर्स्ट कॉलम में करेंगे। राइट, जो फाइनल आंसर, ये जो राइट वाला कॉलम है, दिस इज फाइनल आंसर कॉलम। इसके अंदर खाली सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है? फाइनल आंसर जाता है, ठीक है जी। तो देखिए, आप लोगों ने सबसे पहले कॉलम में फॉर्मूला लगाया, सेल्स ली बेटा, क्वेश्चन में गिवन होंगी, जितना सेल्स रिटर्न था माइनस कर दिया। अच्छा भाई, अकाउंटिंग लैंग्वेज में माइनस, जो चीज लेस होगी ना, माइनस साइन नहीं लगता, माइनस को हम कहते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है। माइनस साइन इज जो चीज लेस हो रही होती है उसको ब्रैकेट्स में लिखना पड़ता है। तो भाई सेल रिटर्न हमने जो है सेल्स में से माइनस करा, अब लाइन बनाई, और जो फाइनल आंसर था ना उसको ये सेल रिटर्न के बराबर में ही ट्रांसफर कर दिया। अब कुछ बच्चे एक लाइन अलग से नीचे कर रहे होते हैं, ना करें ऐसा, सेल्स में से सेल रिटर्न करें, इसी के बराबर में सेल्स का फाइनल आंसर ट्रांसफर कर दें, ये आपके पास सेल्स का फाइनल आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं सर, अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न ना होता फिर? तो यार कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर सेल्स रिटर्न ना होता तो लेस सेल रिटर्न नहीं होता, फिर ये जो सेल्स का आंसर है यही फाइनल आंसर होता है, यही डायरेक्ट फाइनल आंसर कॉलम में चले जाता है, इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर सेल रिटर्न होगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? आप जो है सबसे पहले लेंगे सेल्स, और उसमें से सेल्स रिटर्न लेस करेंगे, फिर लाइन बनाएंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये बिजनेस की मेन सोर्स ऑफ इनकम जो थी ना, गुड्स बेचकर जितने पैसे आए, ये आपके पास बिजनेस की इनकम आ गई, ठीक है, ड्यू टू सेलिंग ऑफ गुड्स। ओके, अब इसमें से आप क्या करेंगे? अब इसमें से आप करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ सेल्स? नाम में ही मतलब है बेटा, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब खर्चा। किसका खर्चा? कॉस्ट ऑफ, खर्चा ऑफ
सेल्स, सेल्स मतलब जो गुड्स बेचे। तो बेटा जो गुड्स बेचे उनका खर्चा, जो गुड्स बेच कर आए पैसे ले लिए वो। अब जो गुड्स बेचे हैं उनका खर्चा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट मतलब खर्चा किसका, ऑफ सेल्स, जो गुड्स बेचे उनका खर्चा। सिर्फ गुड्स का खर्चा भी लेना है आपने। ये हेडिंग है एक, ये हेडिंग है, इस हेडिंग के नीचे गुड्स का खर्चा कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, रेंट भी एक खर्चा है, रेंट भी एक खर्चा है, लेकिन क्या रेंट इज एन एक्सपेंस, खर्चा है, बिजनेस का कॉस्ट है, लेकिन क्या वो गुड्स बेचने का खर्चा है? नो सर, रेंट गुड्स का खर्चा नहीं है, जो गुड्स बेचे उनका खर्चा है, रेंट गुड्स का खर्चा नहीं है। तो दैट्स वाई रेंट नहीं आएगा यहां पर, खर्चे आएंगे सिर्फ और सिर्फ गुड्स के, जो गुड्स आपने सेल करे उसके। ओके, अब मेरी बात सुने, किस तरह कैलकुलेट होता है ये गुड्स का खर्चा, कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह कैलकुलेट होता है, लेट्स सी, आ जाए। आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, रट्टा लगाना है, आप फॉर्मेट का रट्टा लगा सकते हो, ये आता है, मैं लॉजिकली सिखा रहा हूं ताकि जहन में बैठ जाए। ठीक है, गौर से मेरी बात सुने। सबसे पहले भाई ओपनिंग इन्वेंट्री ले ली सर, ओपनिंग इन्वेंट्री, जो गुड्स साल के शुरू में पड़े हैं, तो जो गुड्स साल के शुरू में पड़े हैं उनका खर्चा आपने ले लिया। उसके बाद आपने गुड्स खरीदे, परचेज करे, बेटा गुड्स खरीदे तो गुड्स का खर्चा बढ़ गया, तभी क्या कर दिया, ऐड परचेजेस। ठीक है, अब गुड्स सप्लायर के पास खरीदे ना, सप्लायर के पास से अपने पास लेकर आऊंगा, गुड्स लाने का खर्चा लगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड्स, गुड्स का खर्चा बढ़ गया, तभी ऐड कैरेज इनवर्ड्स। अब कुछ गुड्स मुझे पसंद नहीं आए, मैंने सप्लायर को वापसी कर दिए, मेरे पास से गुड्स चले गए तो गुड्स का खर्चा कम हो गया, तभी जो गुड्स वापसी कर दिए उनका खर्चा हटाना पड़ेगा, वो चले गए, लेस परचेज रिटर्न। मैंने आपको बताया था ना, कभी कभार ओनर भी तो अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाल लेता है, तो जो गुड्स ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए बिजनेस में से, बेटा वो गुड्स बिजनेस में से चले गए, उनका खर्चा भी हटाना पड़ेगा, दैट्स वाई लेस गुड्स ड्रॉन। उसके बाद जो गुड्स साल के आखिर में बच गए, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, वो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाते हैं ना, वो अगले साल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो गुड्स साल के आखिर में बच गए उनका भी खर्चा हटाना पड़ेगा, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि उनको अगले साल में ट्रांसफर करना है। तो बेटा ये है, ये मैक्सिमम चीजें जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आती हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स, लेस परचेज रिटर्न, लेस गुड्स ड्रॉन, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, दीज आर द मैक्सिमम 6 थिंग्स दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर साल के शुरू में जो गुड्स पड़े उनका खर्चा लिया, उसके बाद जो गुड्स खरीदे गुड्स का खर्चा बढ़ गया, ऐड। गुड्स सप्लायर से अपने पास लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरेज इनवर्ड्स, गुड्स का खर्चा बढ़ गया, ऐड। गुड्स जो रिटर्न कर दिए, गुड्स चले गए, उनका खर्चा भी हटाना पड़ेगा, लेस परचेज रिटर्न। जो गुड्स ओनर ने बिजनेस में से निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, वो गुड्स भी चले गए, तो उनका भी खर्चा हटाना पड़ेगा, लेस गुड्स ड्रॉन। जो गुड्स साल के आखिर में बच गए उनका खर्चा भी लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो गुड्स अब हम अगले साल ट्रांसफर कर देंगे। तो सर ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड्स, लेस परचेज रिटर्न, लेस गुड्स ड्रॉन, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारी चीजें प्लस माइनस की, लाइन बनाई। अब आपके पास आएगा, ये सारी चीजें प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर है, जो आपने राइट कॉलम में शिफ्ट करना है, ये आखिरी जो चीज है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में, उसके बराबर में। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर ये आपके पास आ गया। अब देखें, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करनी होती है ना ऊपर सेल्स में से, तभी इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, तो ये सेल्स का फाइनल आंसर, ये सेल्स का फाइनल आंसर, इसमें से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का फाइनल आंसर आप माइनस कर देंगे, लाइन बनाएंगे, नया आंसर आएगा। ये नया आंसर इज ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। सर इज दिस फाइनल प्रॉफिट? नो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट हुआ, गुड्स बेचकर जो, खाली गुड्स का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इज खाली गुड्स का प्रॉफिट। आपने क्या करा, गुड्स बेचकर जो पैसे आए माइनस जो उन गुड्स का खर्चा था, तो गुड्स की वजह से, ट्रेडिंग की वजह से जितना प्रॉफिट हुआ, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब भाई हमने बेसिक्स में पढ़ा तो है, बिजनेस की साइड इनकम्स भी तो होती हैं। क्या बिजनेस सिर्फ गुड्स बेचकर ही पैसे कमा सकता है? और तरीके नहीं हो सकते बिजनेस के पैसे कमाने के? बिजनेस के पास एक जगह खाली थी, वो रेंट पर दे दी, वहां से रेंट आ रहा है, रेंट रिसीव्ड, कहीं से कमीशन मिल रहा है, सप्लायर से डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव्ड भी इनकम होती है। तो बिजनेस के दूसरे तरीके भी तो हैं पैसे कमाने के। तो बेटा आप जितनी भी अदर इनकम्स, साइड इनकम्स हैं बिजनेस की, वो सब हमने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करनी है। ठीक है, अब देखें मेरी बात सुने, ये तो बेसिक्स ही अदर इनकम्स है ना, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने डेप्रीसिएशन का टॉपिक पढ़ा, सबसे सेकंड टॉपिक जो पढ़ा था डेप्रीसिएशन, उसमें हमने क्या सीखा था, नॉन करंट एसेट बेचने को डिस्पोजल कहते हैं। नॉन करंट एसेट बेचने में या तो गेन होता है, जब नॉन करंट एसेट बेचा तो गेन होता है, या नॉन करंट एसेट बेचा तो उस पर लॉस होता है, गेन ऑन डिस्पोजल एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। तो बेटा अगर नॉन करंट एसेट बेचने पे गेन हुआ, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल हुआ, तो वो अदर इनकम होता है बिजनेस के लिए। तो अगर नॉन करंट एसेट आपने बेचा है, उसको बेचने पे गेन हुआ, तो वो भी आएगा अदर इनकम में। और अभी अभी जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या सीखा था हमने, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में अगर डिक्रीज आ जाए, तो जितना डिक्रीज आया है ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में, वो कहां पर जाएगा,
डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो भी बिजनेस के लिए अदर इनकम होता है, ठीक है। ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में अगर डिक्रीज आया तो जितना डिक्रीज आया वो अदर इनकम में जाता है, डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है जी। अब यहां पर बच्चे बोलते हैं सर आपने ये लिखी हुई है पांच अदर इनकम्स, क्या सिर्फ ये पांच ही हो सकती हैं? नो, बिजनेस में बहुत सारी अदर इनकम्स हो सकती हैं, वो आपने क्वेश्चन में पढ़कर चीज को पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या अदर इनकम है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ यहाँ पांच लिख दी हैं, ठीक है, जो मोस्टली आती रहती हैं। तो बेटा ये सारी जितनी भी अदर इनकम्स होंगी आप पहले वाले कॉलम में लेंगे, ऐड अप करेंगे सबको, फाइनल आंसर लेके जाएंगे राइट कॉलम में, फाइनल आंसर लेके जाएंगे राइट कॉलम में, ठीक है। ये आप फाइनल आंसर ले गए राइट कॉलम में। सर ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आ गया, ये आपकी अदर इनकम्स का आंसर आ गया, इसको यहां पर ऐसे ही छोड़ देना है अभी, ठीक है। वेट अ सेकेंड। जी, तो बेटा ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर, ये आपका आ गया अदर इनकम्स का आंसर, ऐसे ही छोड़ दिया। अभी कुछ ऐड वैड नहीं करो, एक साथ करते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे लेस एक्सपेंसेस। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? लेस एक्सपेंसेस। हमने हेडिंग डाल दी लेस एक्सपेंसेस की। अब जितने भी एक्सपेंसेस है ना, गुड्स का खर्चा नहीं, गुड्स का खर्चा यहां पर आ चुका है। डे टू डे बिजनेस रन करने का जो अब खर्चा है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये डे टू डे बिजनेस को रन करने का खर्चा है। अब जितने भी बिजनेस रन करने के खर्चे हैं ना डे टू डे, वो आप लाइन से ले लेंगे पहले वाले कॉलम में। अब बच्चे बोलते हैं सर यहां जो आपने एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं क्या क्वेश्चन में बस यही आ सकते हैं? नो, क्वेश्चन में तो बहुत सारे एक्सपेंस हो सकते हैं, आपको पढ़कर पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या एक्सपेंस है। कुछ मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहां फॉर्मेट में लिख दिया। कैरेज आउटवर्ड्स। अब देखो इस कैरेज आउटवर्ड्स पे बच्चे ना कुछ लॉजिकली खराब हो जाते हैं, सुने, लॉजिक सिखा रहा हूं। बच्चों का सवाल आता है सामने से, सर कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? आपने बताया था सर बेसिक्स में, सप्लायर से गुड्स खरीद कर लाने का खर्चा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वो गुड्स का खर्चा है, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले गया, ठीक है, ओके। अब कैरेज आउटवर्ड्स, बच्चे बोलते हैं सर कैरेज आउटवर्ड्स आपने बेसिक्स में सिखाया था कि कैरेज आउटवर्ड्स कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाने का खर्चा। तो बेटा सर कैरेज आउटवर्ड्स भी गुड्स का खर्चा है, उसको आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों नहीं लिया? देखो मेरी बात सुनो, कैरेज आउटवर्ड्स मेरे गुड्स का खर्चा नहीं है। क्यों नहीं है सुनो, कैरेज इनवर्ड्स क्या था, मैंने सप्लायर से गुड्स खरीदे, मेरे गुड्स हैं, उनको लाने का खर्चा लगा, मेरे गुड्स को लाने का खर्चा लगा, ठीक है, तो दैट्स वाई वो गुड्स का खर्चा था। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाने का खर्चा। कस्टमर को गुड्स डिलीवर करवाने का खर्चा कब लगता है? जब आपने कस्टमर को गुड्स बेच दिए। तो ये जो कैरेज आउटवर्ड्स का खर्चा लगता है ना गुड्स के ऊपर, वो आपने कस्टमर को गुड्स बेच दिए, अब वो आपके गुड्स नहीं है, तो वो बेचने के बाद गुड्स के ऊपर खर्चा लग रहा है, तो वो हमारे गुड्स का खर्चा नहीं है, वो हमारे बिजनेस को डे टू डे रन करने का खर्चा है। तो वो दैट्स वाई कहां पर आता है? एक्सपेंस में आता है, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड्स एक्सपेंस में आता है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड्स के अलावा वेजेस एंड सैलरीज, हीटिंग एंड लाइटनिंग, डिस्काउंट अलाउड। यस सर, ओपनिंग प्रोविजन से क्लोजिंग प्रोविजन में अगर इंक्रीज आ जाए, तो जितना इंक्रीज आया वो भी हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक में, वो भी कहाँ पर आता है? एक्सपेंस में आता है। लॉस ऑन डिस्पोजल, नॉन करंट एसेट बेचा, उसको बेचने पे लॉस हो गया, वो भी कहाँ पर आता है? वो भी जो है एक्सपेंस में आता है, ठीक है, वो भी एक्सपेंस में आता है, ओके। अब इसके अलावा इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट इज, हमने पढ़ा है लास्ट टॉपिक में, इररिकवरेबल डेट कंफर्म हो गया जो पैसे नहीं मिलेंगे, इररिकवरेबल डेट इज एक्सपेंस, वो भी आ गया एक्सपेंस में, ठीक है। इसके अलावा यस ये मैं भूल गया, डेप्रीसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट। करंट ईयर में, करंट ईयर में जो करंट ईयर में नॉन करंट एसेट्स पे डेप्रीसिएशन लगी ना, करंट ईयर में नॉन करंट एसेट की वैल्यू जितने से कम हुई, दैट इज करंट ईयर की डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो एक्सपेंस, ठीक है। वो भी जितनी डेप्रीसिएशन नॉन करंट एसेट में करंट ईयर में लगी वो भी एक्सपेंस में जाती है, ठीक है। और भी एक्सपेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया। सारे एक्सपेंसेस को हमने प्लस करा, ऐड अप करा, फाइनल आंसर हम राइट कॉलम में लेके गए, इसको हम ऊपर से करेंगे माइनस। अब क्या करना है देखो, एक्सपेंसेस जो है ना वो माइनस होते हैं, तो एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ लेके गए, माइनस होते हैं तभी ब्रैकेट में लिखा है। अब आप क्या करोगे, ये आपने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, इसके अंदर आप प्लस करोगे अदर इनकम का आंसर जो आपने निकाल कर यहाँ रख दिया था, फिर पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिया, उसमें ये वाला आंसर अदर इनकम का प्लस करा, और उसके बाद जो आंसर आया उसमें से ये एक्सपेंसेस का आंसर जो है माइनस कर दिया। तब लाइन बनेगी, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आपका प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है दिस इज योर फाइनल लॉस। इसको आप प्रॉफिट फॉर द ईयर, अगर लॉस आ रहा है तो लॉस फॉर द ईयर, या प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट, लॉस है तो नेट लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का सीन है। तो इस तरह आपकी इनकम स्टेटमेंट बनती है। आई होप पूरी इनकम स्टेटमेंट बनाना आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। यस और नो, इज इट क्लियर गाइस?
ओके तो यार इनकम्स आफ्टर इनकम स्टेटमेंट, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एसओएफपी पर। देखिए एसओएफपी का फॉर्मेट तो ये रहा, ठीक है। बेसिक एसओएफपी जो हमने सीखी थी, बेसिक एसओएफपी जो हमने सीखी थी इन बेसिक्स, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो हमने दो कॉलम्स में सीखी थी, वो वाली भूल जाएं अब, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के जो 7 सवाल आता है ना, उसके अंदर इस तरह 3 कॉलम्स में एसओएफपी बनती है, ठीक है। फॉर्मेट ये है, अभी मैं आप ये डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। इससे पहले यार वी विल एक बार, वैसे मैं बेसिक्स में एसओएफपी का फॉर्मूला डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से एसओएफपी का फॉर्मूला आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब बहुत गौर से मेरी बात सुन लें प्लीज यार एवरीवन। देखिए हमने बेसिक्स में पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग की एक बेसिक इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन, अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन क्या थी? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट। और यही बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी एसओएफपी का फॉर्मूला होती है। यही फॉर्मूला हम एसओएफपी में लगा रहे होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुने। सी फॉर कैपिटल, कैपिटल का फाइनल आंसर निकालना है, लायबिलिटी का फाइनल आंसर निकालना है, और एसेट्स का फाइनल आंसर निकालना है। जब हम कैपिटल और लायबिलिटी के फाइनल आंसर को प्लस करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए जो हमारे एसेट्स का फाइनल आंसर होगा। अब बेटा कैपिटल का फाइनल आंसर कैसे निकलता है? बेसिक सा फॉर्मूला है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ले लिया, क्वेश्चन में गिवन होता है। अब आप एसओएफपी से पहले इनकम स्टेटमेंट तो बना चुके होंगे। अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आप ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देंगे, लॉस हुआ है तो आप लेस कर देंगे, और आप लेस कर देंगे ड्राइंग्स, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस, और लेस ड्राइंग्स, आपके पास कैपिटल का फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, कैपिटल का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद बेटा लायबिलिटीज, हमने बेसिक्स में पढ़ा है दो तरह की लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब उधार, ठीक है, लायबिलिटी मतलब उधार। जो उधार आफ्टर 1 ईयर रीपे करना है दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी। जो उधार विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले पहले रीपे करना है दैट इज करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी का फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसेट्स भी हमने बेसिक्स में पढ़ा है दो तरह के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, एसेट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज जो बिजनेस में यूज हो रही है और जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, ऐसा ही है। और अगर उस चीज की लाइफ 1 साल से ज्यादा है वो नॉन करंट एसेट है, अगर उसकी लाइफ 1 साल से कम है वो करंट एसेट है, ठीक है। सो दो तरह के एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। दोनों को प्लस करेंगे वी विल गेट एसेट्स का फाइनल आंसर। और जब हम कैपिटल और लायबिलिटी के फाइनल आंसर को प्लस करेंगे तो उतना ही आंसर आ रहा होना चाहिए जितना एसेट्स का फाइनल आंसर होगा। ये हमने एसओएफपी में करना होता है। सो आ जाए, लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट नाउ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है एसओएफपी का। इसमें दो तीन टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जहां पर 60 to 70% बच्चे गलती करके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत गौर से वो पॉइंट्स आपने सुनने हैं। तो आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ओके गाइस, तो यहां पर हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गाइस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अब देखें सबसे पहले हमने एसओएफपी में क्या लेना है? नॉन करंट एसेट्स का फाइनल आंसर निकालना है। किसका फाइनल आंसर निकालना है गाइस? नॉन करंट एसेट का फाइनल आंसर निकालना है। नॉन करंट एसेट्स, हेडिंग डाल दी नॉन करंट एसेट्स की। अब देखें मेरी बात सुने, हमें ना नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू डालनी होती है एसओएफपी में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या लेनी होती है? हमने नॉन करंट एसेट्स की नेट बुक वैल्यू। हमने डेप्रीसिएशन के टॉपिक में पढ़ा है कि नॉन करंट एसेट की एक होती है कॉस्ट। ओके, कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, कितने का नॉन करंट एसेट खरीदा, कॉस्ट प्राइस। एक नॉन करंट एसेट की होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मतलब टोटल डेप्रीसिएशन जो नॉन करंट एसेट पे लग चुकी है, टोटल कितने से उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, टोटल कितनी डेप उसके ऊपर लग चुकी है, दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और कॉस्ट में से, कॉस्ट में से जब अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करते हैं, टोटल डेप जो नॉन करंट एसेट पे लग चुकी है वो माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू। डेप लगने के बाद जो बची हुई वैल्यू है, यस बुशरा ग्रेट, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप इज नेट बुक वैल्यू। अब हमने डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू निकाल कर नहीं डालनी नॉन करंट एसेट की, हमें ये नेट बुक वैल्यू निकालते हुए शो करना पड़ता है एसओएफपी में। नेट बुक वैल्यू निकाल कर दिखानी होती है, पूरी शो करनी होती है कैसे नेट बुक वैल्यू निकली, ठीक है। तो एसओएफपी बनती है 3 कॉलम्स में, फर्स्ट सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ठीक है। हेडिंग डाल दी नॉन करंट एसेट्स की। यार नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं बताया था ना आपको, कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस में यूज हो रही है जिसका फायदा बिजनेस को पहुंच रहा है, और अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, नॉन करंट एसेट है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग, ऑफिस फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, ये सारी चीजें क्या होती हैं? नॉन करंट एसेट्स होती हैं। बहुत सारे नॉन करंट एसेट्स हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे खाली 3 नॉन करंट एसेट्स ले लिए, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फिक्सचर्स एंड फिटिंग। तीनों की पहले कॉलम में हम लेंगे कॉस्ट, क्या लेंगे? तीनों की कॉस्ट, जो उनकी कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगी पहले कॉलम में ले ली।
अब दूसरे कॉलम में इनकी अक्यूमुलेटेड डेप क्या करनी है बेटा, माइनस करनी है कॉस्ट में से, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप मतलब टोटल डेप्रिसिएशन। अब कॉस्ट आपने ले ली पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में इनकी टोटल डेप आपने ले ली और ब्रैकेट्स में लिख दी चूंकि आपने लेस करनी है। अब ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट में से आप जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग की ये कॉस्ट है, इसमें से आप ये अक्यूमुलेटेड डेप का आंसर माइनस करेंगे तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू आ गई। फिक्सचर्स एंड फिटिंग की कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप नेटबुक वैल्यू आ गई, ठीक है। सारे नॉन करंट एसेट्स की फिर नेटबुक वैल्यू को प्लस करा, लाइन बनाई, नॉन करंट एसेट्स का फाइनल आंसर आ गया। इस तरह आप निकालते हैं नॉन करंट एसेट का फाइनल आंसर, ओके। इसका नाम कुछ भी नहीं लिखना होता, ये नॉन करंट एसेट्स का फाइनल आंसर आ गया। अब उसके बाद हेडिंग डलती है बेटा करंट एसेट्स की। किसकी हेडिंग डलती है, करंट एसेट्स। हेडिंग डलती है करंट एसेट्स की, ओके गाइस। अब सुने मेरी बात। करंट एसेट्स एक बिजनेस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, डू यू गाइस नो? एक बिजनेस में मैक्सिमम कितने करंट एसेट्स हो सकते हैं? देखो यार, जिसने मेरे साथ सबसे पहला टॉपिक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा है ना, ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैं बताता हूं कि मैक्सिमम 4 करंट एसेट्स हो सकते हैं। कितने? 4। बेसिक्स में ये मैं बताता हूं, ठीक है। वो 4 क्या हैं जो मैं बेसिक्स में बताता हूं? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश, बैंक। लेकिन जब हम टॉपिक 3 पढ़ते हैं, टॉपिक 3 हमने पढ़ा अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट, उसमें पांचवा करंट एसेट हमने पढ़ा, दैट इज अदर रिसीवेबल। क्या? अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल क्या होता है? ये भी करंट एसेट है ना। अदर रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, अगर आपका एक्सपेंस प्रीपेड है, जितने से प्रीपेड है, और अगर आपकी इनकम अक्रूड है तो जितने से अक्रूड है, वो अदर रिसीवेबल होता है। ये हमने थर्ड टॉपिक अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। तो मैक्सिमम एक बिजनेस में 5 करंट एसेट्स हो सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। वो 5 करंट एसेट्स क्या हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, बैंक, अदर रिसीवेबल्स। और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आप क्या डालें? क्लोजिंग इन्वेंट्री डालें, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या डालें? क्लोजिंग इन्वेंट्री डालें, ठीक है। तो आ जाएं जरा क्लोजिंग इन्वेंट्री डालते हैं। सबसे पहले हमने डाल दी क्लोजिंग इन्वेंट्री। सब देखो, देखो, पहला कॉलम जो है ना एसओएफपी का पहला कॉलम, वो सिर्फ दो चीजों के लिए यूज होता है, उसके अलावा पहले कॉलम का और कोई काम नहीं है। एक तो नॉन करंट एसेट्स में पहला कॉलम यूज होता है जिसमें आप कॉस्ट लिखते हो, उसके अलावा करंट एसेट्स में एक चीज के लिए पहला कॉलम यूज होता है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स की वर्किंग शो करने के लिए। उसके अलावा पहला कॉलम यूज नहीं होता। जितने भी करंट एसेट्स है ना, वो देखो बीच वाले कॉलम में हमने लेने हैं। सबसे पहले हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री ले ली, ओके गाइस। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने ले ली, उसके बाद आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, मसले वाली बात नहीं। मैं ट्रेड रिसीवल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ट्रेड रिसीवल यहाँ ना 60-70% बच्चे गलती कर रहे होते हैं, उनको नहीं समझ आया हुआ होता। अब सुनो, आपने जो ट्रेड रिसीवल का आंसर डालना है ना एसओएफपी में, जो आपके ट्रेड रिसीवल थे, उसमें से जो इररिकवरेबल डेट हो गए पैसे वो भी माइनस करना है, चूंकि वो कंफर्म हो गया आपको नहीं मिलेंगे। और जो क्लोजिंग प्रोविजन है ना, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, साल के आखिर का अंदाजा कि कितने रुपए आपको नहीं मिलेंगे, वो भी आपने माइनस करने होते हैं। तो ट्रेड रिसीवल में से इररिकवरेबल डेट, जो पैसे कंफर्म हो गए नहीं मिलेंगे, और जो मेरे साल के आखिर का अंदाजा है कि कितने रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, वो भी माइनस करने के। ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद जाना चाहिए ट्रेड रिसीवल का नेट फाइनल आंसर। अब देखो, इररिकवरेबल डेट्स एसओएफपी के अंदर माइनस करके दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग प्रोविजन है ना, साल के आखिर का अंदाजा कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे, ये आपको एसओएफपी में शो करके दिखाना जरूरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है। तो अब आपने ट्रेड रिसीवल को किस तरह डालना है एसओएफपी के अंदर? आपने लिखा ट्रेड रिसीवल, आपने ट्रेड रिसीवल का आंसर लिया पहले कॉलम में। अब ये आंसर कौन सा है? ट्रेड रिसीवल में से जो पैसे इररिकवरेबल डेट हो गए ना, वो माइनस करने के बाद वाला आंसर है ये आंसर कौन सा है? सवाल में जो ट्रेड रिसीवल गिवन है उसमें से जो इररिकवरेबल डेट हो गए पैसे वो माइनस करे, जो आंसर आया वो पहले कॉलम में डालना है। इररिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद वाला आंसर। फिर उसके नीचे आपने लेस सीएल मतलब क्लोजिंग, पीएफडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपका साल के आखिर का अंदाजा कि कितने रुपए आपको नहीं मिलेंगे। क्लोजिंग प्रोविजन आपने माइनस करना है, फिर लाइन बनानी है, जो फाइनल आंसर आएगा ना ट्रेड रिसीवल का, वो जाएगा बीच वाले कॉलम में। तो इस तरह आप ट्रेड रिसीवल डालते हैं एसओएफपी के अंदर। सर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ट्रेड रिसीवल आ गए, कैश बैंक क्वेश्चन में गिवन होता है, कैश और बैंक है तो आपने डाल दिया, ठीक है। कैश बैंक आ गया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री चली गई, ट्रेड रिसीवल चली गया, कैश बैंक चले गया। लास्ट अदर रिसीवेबल। अदर रिसीवेबल, अदर रिसीवल में बेटा टॉपिक नंबर 3 अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट में आपको पढ़ा चुका हूं। अदर रिसीवल में दो चीजें आती हैं, एक्सपेंस जितने से आपका प्रीपेड है या इनकम जितने से आपकी अक्रूड है। याद दिला देता हूं जो अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट में हम लोग करते थे बार बार,
एक्सपेंस प्रीपेड, एक्सपेंस प्रीपेड, एक्सपेंस प्रीपेड, इस साल का एक्सपेंस था, एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो जितने पैसे एक्स्ट्रा पे कर दिए वो आप वापस मांगते होगे, रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल करंट एसेट। इनकम अक्रूड, इस साल की इनकम थी, मिली नहीं, इस साल की इनकम थी, नहीं मिली, तो अब मैं सामने वाले से पैसे मांगता हूँ, और रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल करंट एसेट, तो एक्सपेंस जितने से आपका प्रीपेड है, इनकम जितने से अक्रूड है, ये दोनों चीजें ऐड अप होकर अदर रिसीवेबल के नाम से आ जाती हैं, कहां पर, करंट एसेट में। तो बेटा ये पांचों लाइन से आपने नॉन करंट एसेट्स लेने हैं, सबको ऐडअप करा, पांचों को ऐडअप करा, नॉन करंट एसेट्स का फाइनल आंसर आप राइट कॉलम में ले गए। ठीक है, ये आपके, सॉरी करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, सारे करंट एसेट्स को ऐडअप करा, फाइनल आंसर करंट एसेट्स का राइट कॉलम में ले गए। ये नॉन करंट एसेट का फाइनल आंसर, ये करंट एसेट्स का फाइनल आंसर, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, प्लस। तो आपके पास लाइन बनाई, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, लाइन बनाई, नया आंसर आया, इसको लिखा, ये आपके टोटल एसेट्स का आंसर है। और इस टोटल एसेट्स के नीचे आपने दो लाइनें बनाना मैंडेटरी हैं, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है, जरूरी है, दो लाइनें बना दी बेटा। ठीक है, तो ये आपके टोटल एसेट्स का आंसर आ गया। ओके, अच्छा आयशा आप पूछ रहे हो सर इररिकवरेबल डेट्स माइनस करना जरूरी है, यस, जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से इररिकवरेबल डेट्स माइनस होंगे, और आंसर पहले कॉलम में जाएगा। उसके बाद जो आपका क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, साल के आखिर का अंदाजा कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे, वो आप माइनस करोगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो बीच वाले कॉलम में जाएगा। क्लियर आयशा, प्लीज बताएं। यस अहमद, क्या कह रहे हैं आप, जल्दी से पूछें प्लीज। आयशा प्लीज बताएं, इज इट क्लियर टू यू और नॉट, या दोबारा रिपीट कर दूं। एंड ओके, ओके 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 ओके। तो बेटा टोटल एसेट्स तक क्लियर 100%, सबको दो लाइनें बना दी टोटल एसेट्स के नीचे। ठीक है, अभी आपके टोटल एसेट्स निकल आए हैं, अभी आधी एसओएफपी बनी है, आधी बाकी है, बाकी आगे की एसओएफपी कैसे बनती है, आ जाएं आपके साथ डिस्कस करते हैं फॉर्मेट। बेटा टोटल एसेट्स का आंसर आ चुका है, अब हेडिंग डलेगी कैपिटल की, किसकी हेडिंग डलेगी, हमने हेडिंग डाली कैपिटल की। कैपिटल का जो फॉर्मूला बताया था वो लगाना है सिंपली। ठीक है, सबसे पहले आपने ले लिया ओपनिंग, सब बीच वाले कॉलम में होगा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में जाएगा। ओपनिंग कैपिटल बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में जो भी कैपिटल गिवन होगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा। ठीक है, आपने ओपनिंग कैपिटल ले लिया, उसके बाद ऐड स्लैश लेस प्रॉफिट स्लैश लॉस। बेटा अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करना है, लॉस हुआ तो लेस करना है। ठीक है, आपने ओपनिंग कैपिटल ले लिया, आप इनकम स्टेटमेंट बना चुके होगे इससे पहले, तो बेटा अगर प्रॉफिट आया इनकम स्टेटमेंट में आप ऐड कर दोगे, अगर लॉस है तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। ठीक है, आपने ओपनिंग कैपिटल ले लिया, प्रॉफिट है तो ऐड, लॉस है तो लेस, और लेस ड्राइंग्स। ठीक है, टोटल ड्राइंग्स जो होंगी वो आपने माइनस कर दी, क्वेश्चन में गिवन होंगी ड्राइंग्स। ठीक है, अब फाइनल आंसर आ जाएगा, कैपिटल का लाइन बनाएंगे, फाइनल आंसर आप राइट कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई, ये आपके कैपिटल का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नॉन करंट लायबिलिटी की, किसकी हेडिंग डालेंगे, नॉन करंट, और भाई हमने कैपिटल का फाइनल आंसर निकाल कर यहाँ छोड़ देना है, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे नॉन करंट लायबिलिटी की। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइज, जस्ट वेट अ सेकेंड प्लीज, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो हम लोग कहां पर थे भाई, टोटल एसेट्स का आंसर आ गया था, उसके नीचे दो लाइनें डाल दी थी, कैपिटल की हेडिंग डाली बेटा, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिया, इनकम स्टेटमेंट आप बना चुके होगे, प्रॉफिट या लॉस आप निकाल चुके होगे। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो आपने ऐड करना है, लॉस है तो लेस करना है, और लेस ड्राइंग्स करनी है बेटा, जो फाइनल आंसर है वो राइट कॉलम में चले जाएगा। ओके, अब कैपिटल का फाइनल आंसर निकाल कर यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे नॉन करंट लायबिलिटी की। अब एक बिजनेस में सिर्फ एक ही नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है, बस एक से ज्यादा नॉन करंट लायबिलिटी नहीं हो सकती, ओनली वन। मैं जब बेसिक्स पढ़ाता हूं तब भी मैंने बोला था, बिजनेस में सिर्फ एक ही नॉन करंट लायबिलिटी हो सकती है, दैट इज लॉन्ग टर्म बैंक लोन। बैंक से लोन लिया, उधार लिया, उधार है, लायबिलिटी है, और एक साल के बाद वापसी करना है, तो नॉन करंट लायबिलिटी है। ओके, तो बेटा एक ही हो सकती है ना, अगर दो तीन नॉन करंट लायबिलिटी होती तो बीच वाले कॉलम में लिखता, ऐड अप करता, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाता, सर एक ही नॉन करंट लायबिलिटी है तो डायरेक्टली वो फाइनल आंसर कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके कैपिटल का फाइनल आंसर आ गया, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर आ गया। ओके, अब आप हेडिंग दोनों आंसर निकालकर आपने छोड़ देने, कैपिटल का फाइनल आंसर ओके, ये नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर ओके। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे करंट लायबिलिटी की, किसकी हेडिंग डालोगे, आप हेडिंग डालोगे करंट लायबिलिटी की। सर एक बिजनेस में कितनी करंट लायबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम चार। जब मैं बेसिक्स पढ़ाता हूं ना, मैं बेसिक्स में बोलता हूं मैक्सिमम तीन हो सकती हैं,
वो तीन क्या होती हैं बेटा? शॉर्ट टर्म बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ट्रेड पेबल्स। लेकिन उसके बाद जब हम टॉपिक 3 पढ़ते हैं, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट, तो हमें फोर्थ करंट लायबिलिटी के बारे में पता चलता है, दैट इज अदर पेबल्स, दैट इज अदर पेबल्स। या ट्रेड पेबल, जिन लोगों से उधार पे गुड्स खरीदे उनको पैसे पे करना है, ठीक है, एक साल से पहले पहले वापसी करना होता है उधार, उधार ये वाला। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए मेरी बात सुने, अगर बैंक में पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक में पैसा पड़ा है, तो वो करंट एसेट में जाता है। जब बैंक नेगेटिव बैलेंस है ना, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा मैंने यूज कर लिया, तो अगर बैंक में नेगेटिव बैलेंस है तो फिर वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वो यहाँ करंट लायबिलिटी में आता है। ओके। शॉर्ट टर्म बैंक लोन बेटा, बैंक से लोन लिया, एक साल से पहले पहले वापसी करना है, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बैंक लोन ही आ गया। टॉपिक 3 अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट जो था ना, टॉपिक टॉपिक 3, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? अगर आपका एक्सपेंस अक्रूड है, जितने से आपका एक्सपेंस अक्रूड है, और इनकम जितने से आपकी प्रीपेड है, वो अदर पेबल होती हैं, अदर पेबल के नाम से यहाँ करंट लायबिलिटी में आ जाती हैं एसओएफपी में। याद करें, एक्सपेंस अक्रूड का मतलब आपको अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट के टॉपिक में क्या सिखाया था? एक्सपेंस अक्रूड का मतलब इस साल का एक्सपेंस था, पे करना था, पे नहीं करा, सामने वाला पैसे मांगता होगा। पेबल, अदर पेबल, करंट लायबिलिटी। इनकम प्रीपेड, जितनी इनकम मेरी बनती थी उससे एक्स्ट्रा इनकम मिल गई, एक्स्ट्रा पैसे आ गए, पैसे वापस करने होंगे, पेबल अदर पेबल होता है। ठीक है, इनकम प्रीपेड भी अदर पेबल होती है। तो एक्सपेंस जितने से अक्रूड है, इनकम जितने से प्रीपेड है, ये अमाउंट एड अप होकर अदर पेबल के नाम से करंट लायबिलिटी में आ जाता है। सारी करंट लायबिलिटी ऐड सारी करंट लायबिलिटीज आपने ऐड अप करी बेटा, फाइनल आंसर राइट कॉलम में ले गए। ठीक है, कैपिटल का फाइनल आंसर, नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, एंड करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर। कैपिटल प्लस करंट, नॉन करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर प्लस करंट लायबिलिटी का फाइनल आंसर, ये तीनों आंसर्स को आप क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे, लाइन बनाएंगे, नया आंसर आपके पास आएगा। इस आंसर का नाम क्या होगा? टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ये भी एक फाइनल आंसर है, इसके नीचे भी दो लाइनें डल जाएंगी। ओके, एसओएफपी आपकी तैयार है। अगर 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 आपका टोटल एसेट्स एंड ये टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज वाला आंसर सेम आ रहा है, तो मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन, आपकी एसओएफपी क्या हो चुकी है? मैच हो चुकी होगी। इसका मतलब आपने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 100% एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक बनाई है, कोई एरर नहीं करा। ठीक है। लेकिन अगर ये आपके जो हैं टोटल एसेट्स एंड टोटल कैपिटल लायबिलिटीज का आंसर सेम नहीं आता, तो इसका मतलब है आपसे कहीं ना कहीं या तो इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त या तो एसओएफपी बनाते वक्त कुछ एरर हो गया है। ठीक है। इज इट क्लियर गाइज और नॉट? इस तरह आपकी बनती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यस, जल्दी से बता दें एवरीवन प्लीज, क्या एसओएफपी सबको बनाना क्लियर है? ये आपकी स्क्रीन के सामने पूरा फॉर्मेट शो हो रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। एवरीवन, इज इट क्लियर गाइज, यस और नो? एनीवन, एनी क्वेश्चंस, प्लीज मुझे बताएं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।